दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन, जो घटना चक्र की बुक है, पाषाण काल। तो आइए इस सीरीज़ को एंजॉय करते। तो पाषाण काल स्टार्ट कहाँ से होता है देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य मिले हैं वो अपठ्य हैं, वो पढ़ने योग्य नहीं हैं। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। जब से लिखित विवरण मिलना स्टार्ट हुए हैं तो क्या कहलाया? ऐतिहासिक काल कहलाया। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। तो प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है, आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आती है। ताम्र सभ्यता को आहाड़ अथवा जोरवे संस्कृत भी कहा जाता है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। तो ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो खोज कब से प्रारंभ हुई? 1863 ईस्वी से। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। कितने मुख्य चरणों में बांटा गया है? 3। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा गया है। तो जो हमारी ऐतिहासिक काल है इसको 3 चरणों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद फिर उपकरणों की भिन्नता के आधार पर जो पुरापाषाण काल है इसको भी 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा क्या है? उच्च पुरापाषाण काल। तो जो पूर्व पुरापाषाण काल है इसमें क्रोड उपकरण मिले हैं, जिसमें हस्त कुठार है, खंडक है एवं बिदारणी है। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल, इसमें तछड़ी और खुरचनी उपकरण मिले हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी यह है कहाँ पे? पाकिस्तान में। चापर चापिंग फेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके उपकरण प्राप्त हुए हैं? चापर चॉपिंग फेबुल संस्कृत के। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै, मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरपक्कम से। आगे देखते हैं। इस संस्कृत के अन्य उपकरण क्या हैं? क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम, मद्रास के पास कहाँ से? पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो पहला हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है? पल्लवरम से। और किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। यह हैं कौन? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अच्छा, कब खोजे थे? तो 1863 में। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। वर्ष 1935 में डी टेरा, नाम याद रखिएगा, वर्ष 1935 में डी टेरा
इनके नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल, कौन सा दल? एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। कहाँ पे किए थे? सोहन घाटी में। कौन किया था? एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कौन है? जी.आर. शर्मा, इनके निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए थे? 44 पुरास्थल। कहाँ से? बेलन घाटी में। बेलन घाटी में जगह है, वहाँ से। ठीक है। कौन किया था? के.जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। आगे देखते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। तो क्वेश्चन बनता है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित की है। कहाँ पे सुरक्षित की गई है? संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृत। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे फलक अधिक पाए गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। ये जो फलक मिले हैं, इनका निर्माण किससे हुआ है? क्वार्टजाइट पत्थर से। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने से वे कच्चा मांस खाते थे। तो अग्नि से अभी कौन अपरिचित है? पुरापाषाण काल के मानव, ये कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। तो किस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था? पुरापाषाणकालीन मानव। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। पशुपालन और कृषि का ज्ञान भी नहीं था। तो पुरापाषाण काल के लोग कैसे थे? इनको आग का ज्ञान नहीं था, ये कच्चा मांस खाते थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, ये पशुपालन भी नहीं करते थे और कृषि का ज्ञान भी नहीं था। आगे देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी कब हुई? 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल, कौन? आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र या रॉक पेंटिंग खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम कब प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। गुजरात में स्थित लंघनाज, कौन सा स्थान? लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लंघनाज। ये है कहाँ पे? गुजरात में है। और ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है मध्य पाषाण काल का। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कितने मानव कंकाल मिले हैं? 14 मानव कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा, यह है कहाँ पे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है: झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो जी.आर. शर्मा ने इसको 3 भागों में बांटा है: झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और साथ में कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से। डॉक्टर जय नारायण पांडे, कौन? डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक
पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहर रॉय, दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो हड्डी के उपकरण आभूषण पाए जाने का उल्लेख कहाँ से है? महदहा, सरायनाहर रॉय एवं दमदमा। ये बताया कौन? डॉक्टर जय नारायण पांडे। इनकी पुस्तक है पुरातत्व विमर्श में। ठीक, आगे देखते हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान, ये कहाँ से मिले हैं? दमदमा में किए गए उत्खनन से, ठीक है, 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, 5 समाधान ऐसे हैं जिसमें युग्म समाधान मिले हैं। जैसे ये पहला है, 2 लोग यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये जगह 5 हैं। ठीक है, इस तरह कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 48 मानव कंकाल। सरायनाहर रॉय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। कितने मानव कंकाल? 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ये कहाँ पर मिली समाधि? ये मिली है सरायनाहर रॉय में। यहाँ की कब्रें समाधियाँ जिनको बोला जाए आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। कब्रें कैसे बनी थी? छिछली तथा अंडाकार। बिंद क्षेत्र के लिखहिया से शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखिए 17 मानव कंकाल और मिल गए। कहाँ से? बिंद क्षेत्र के लिखहिया शिलाश्रय से। इनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। जो भी कंकाल हैं कुछ तो सुरक्षित मिले हैं लेकिन कुछ इधर उधर बिखरे हुए मिले हैं। आगे के देखते हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय की जॉन आर लुकास यह कहाँ के? अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय की लिखैया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। कितनी अस्थि मिली हैं? 27 मानव कंकाल। कहाँ से? लिखैया से। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल से हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, ये कहाँ पे है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। तो पशुपालन के साक्ष्य एक आदमगढ़, दूसरा बागोर। अब पूछ लेता है कि आदमगढ़ कहाँ पे है? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। बागोर ये कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा राजस्थान से है। मध्य पाषाण काल की मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। तो कैसे पेट भरते थे वो? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और वस्तुओं का संग्रह करते थे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, कहाँ पे? रायसेन जिला। यहाँ पे भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है ये भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें से 243 क्रमांक दिया गया है। ठीक है, 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें जो 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने किसमें इसको शामिल किया है? विश्व विरासत सूची में। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। तो खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। ठीक है, तो प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य जिला कौन सा है? लहुरा देव। यह है कहाँ पे? संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। तो पहले क्या था कि सबसे प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन नवीनतम खोजों में क्या पाया गया कि जो लहुरा देव स्थान है ये उससे भी पुराना है। आगे देखते हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थिर स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पहले मेहरगढ़ को माना जाता था, फिर बाद में किसको माना गया? बेलन घाटी में जो कोल्डी हवा है यहाँ को माना गया। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा है कहाँ पे? ये इलाहाबाद के नज़दीक बेलन नदी में। ठीक है, क्या मिला है यहाँ से? चावल की भूसी के साक्ष्य। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। तो 7000 ईसा पूर्व कहाँ पर मिला था? यांगशी नदी में यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है। मक्का 6000 ईसा पूर्व प्रथम साक्ष्य इसका मोरक्को में पाया जाता है। बाजरा ये 5500 ईसा पूर्व में चीन में। सोरघम ये 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में। राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में। जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया जाता है। तो ये इतना है जो इसको अच्छे से आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, देखिए मानव के कंकाल के साथ कहीं कहीं पे कुत्ते का भी कंकाल पाया गया है। तो ये कहाँ पे पाया गया है? बुर्जहोम। यह है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम में। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो ये जो बुर्जहोम है इसकी खोज किसने की थी? तो 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने मिलकर किया था। आगे देखते हैं। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये जो गुफकराल है ये है क्या, तो ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ से लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि हड्डी को उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरान से प्राप्त हुए हैं जो बिहार में स्थित है। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरन के सींग से निर्मित है। किससे निर्मित हैं? हिरन के सींग से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राख के टीले ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से। यहीं पे पिकलीहल, उतनूर आदि स्थल हैं जहाँ से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये राख के टीले कैसे होते हैं? जैसे लोग घुमंतू थे, कहीं इकट्ठे होकर खाना वाना बनाते थे तो इकट्ठा हो जाता था बहुत सारा राख, वही राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। देखिए, तो ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इसको आप
अच्छे से समझ लीजिए। आगे देखते हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है? तांबे का। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृत अथवा कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ठीक है, तो ये जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत। आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद। क्या है? आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? बनास घाटी में। कौन से पुरास्थल? आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृत भी कहा जाता है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चहारदीवारी से घेरा गया है। तो घरों को चहारदीवारी से कहाँ पे घेरा गया है? गिलुंद, बालाथल, ओजियाना। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। तो गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है और कहीं कहीं पे पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। आहाड़ संस्कृत 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। तो किसकी परंपरा विशिष्ट रही है? कृष्ण लोहित मृदभांड की। ठीक है, तो जो आहाड़ संस्कृत है यहाँ पे सफ़ेद लेप मिले हैं और कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं, जबकि अन्य जगहों पे कैसे मिले हैं? लाल एवं काले लेप वाले। आगे देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नौदाटोली प्रमुख स्थल हैं। नौदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो खारगोन, ठीक है, जो खारगोन जिले में स्थित है। तो जो नौदाटोली है ये कहाँ पे स्थित है? खारगोन जिले में, मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन एस.डी. सांकालिया ने किया था। तो नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? एस.डी. सांकालिया जी ने। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूल से बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? ज्यामितीय आरेख। कितनी अच्छी बात है। कायथा संस्कृत जो हड़प्पा संस्कृत की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृत की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी हैं। मालवा संस्कृत अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अहमदनगर जिला, ये किस लिए प्रसिद्ध है? जोरवे, नेमासा और दायमाबाद के लिए। पुणे जिला, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिका, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृत के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग
4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोरवे संस्कृत स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृत की विशिष्ट पहचान है। तो जोरवे संस्कृत की विशिष्ट पहचान क्या है? टोटीदार पात्र परंपरा। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत जोरवे संस्कृत के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या हुआ है? महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव यहाँ से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो आगे देखते हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था मतलब बाद में क्या हुआ? 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं एवं एक वृत्ताकार है। ये सब कहाँ से मिले हैं? आरंभिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो इनाम गांव है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, ठीक है, इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यहाँ बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी है। तो इनाम गांव में जो भी चीज़ें पाई गई हैं वो किलाबंद हैं और खाई से घिरी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ शिल्पी या पंसारी, ठीक है, शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में पांडुराजर ढीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। ठीक है, तो बीरभूम जिले में महिषदल और बर्दवान जिले में पांडुराजर, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरा स्थल यहाँ खुदाई हुई है। ठीक है, कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है ये वे कौन से हैं? बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, देखिए अब यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। कहाँ पे? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और कुछ अन्य जगह जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत है। आगे देखते हैं। मुख्य अनाज गेहूं एवं चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्टजाइट क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चरखे और तकलियाँ कहाँ मिली हैं? तो मालवा में मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। कपास, सन और सेमल से रुई के धागे कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र से। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है
जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि क्या सूचित करती हैं? जो वृषभ साण है, धार्मिक पंथ का प्रतीक है। तो धार्मिक प्रतीक किसको माना जाता था? साण को। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। ठीक है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में जो जगह है चंदौली और नेवासा, वहाँ से बच्चों को दफनाया गया है, तो उनके गले में मनके का हार मिला है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम में, देखिए अंतर, तो महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण में, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। लगभग संपूर्ण समाधान एक्सीडेंटल बैरियर प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बैरियर चलता था। तो क्वेश्चन बन सकता था कि एक्सीडेंटल बैरियर कहाँ पे था? तो ये पश्चिमी भारत में। फ्रैक्शनल बैरियर कहाँ पे था? तो ये पूर्वी भारत में। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी की पतले पत्थर मिले हैं। ठीक है, पत्थर मतलब बर्तन। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन मिले हैं। कितने कंगन मिले हैं? 28, जो अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। ठीक है, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ भी पाई गई, मतलब बहुत ही अच्छी। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे, ठीक है, स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति अधिक प्रमाण मिला है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा क्या मिला है? चरवाहा संस्कृति का प्रमाण अधिक मिला है। आगे देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में नियुक्त किया गया था? पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो जो भी वन लाइनर थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी PYQ हैं, पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सब हम करेंगे। तो वीडियो को आप देखिए और अच्छे से समझिए चीज़ों को। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।